Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Student, आज हम BSc 4th सेम में प्लांट इकोलॉजी पेपर की 4th यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं. Today's topic what we are going to discuss is pollution, air pollution. So let's start the video. Firstly, we have to know what is pollution. Pollution is the introduction of contamination into the natural environment that causes adverse changes. Pollution क्या है? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, नेचर में जो सब चीज़ें हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में है. अगर नेचर में इन बैलेंस फॉर्म में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसका कि एडवर्स इफेक्ट देखने को आता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. तो पॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे एनर्जी के फॉर्म में. एनर्जी में जैसे क्या है, नॉइस है, हीट है, लाइट है. जैसा कि सभी लोग जानते हो, साउंड भी एक तरह की क्या है, एनर्जी है. हीट है, लाइट है. अगर ये एक्स्ट्रा हो जाती हैं, यानी कि लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती हैं एनवायरनमेंट में, तो ये क्या करती हैं, पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं. Pollutants, the components of pollution can be either foreign substances, energies or natural occurring contaminants. तो pollutants क्या होते हैं? किसी भी तरह के क्या फॉरेन सब्सटेंस हो सकते हैं, एनर्जी हो सकती हैं या फिर नेचुरली अकरिंग कंटामिनेंट्स हो सकते हैं. पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? Pollutants are the contaminants that get introduced into the natural environment beyond permitted limits and cause detritus effect to the inhabitants in a visible way. तो pollutants क्या हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट में एक लिमिट से ज़्यादा ऐड की जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉल्यूटेंट कहा जाएगा. और जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्मोक है, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स. तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एनवायरनमेंट में एक एडवर्स इफेक्ट कॉज करती हैं, जिससे कि क्या होता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज होता है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट. ये जो पॉल्यूटेंट मैंने आपको बताए जिनके कारण कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, तो ये पॉल्यूटेंट को क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है. इनके क्लासीफाई भी अलग अलग टाइप से किए गए हैं. जैसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट. इसमें पहला है प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि नेचर में क्या हो, पहले से एग्जिस्ट हो. दे आर परसिस्टेंट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरनमेंट. तो ये क्या होते हैं, हम एनवायरनमेंट में इनको ऐड करते हैं तो ये एज सच अपनी ही फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम इनको ऐड करते हैं उसी फॉर्म में ये परसिस्ट रहते हैं एनवायरनमेंट में. जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मालूम है डीडीटी होता है. डीडीटी को सॉइल में जैसे फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं तो वो वैसी फॉर्म में क्या रहता है, रिमेन रह जाता है. प्लास्टिक्स हैं, CO है, CO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सब क्या हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं. ये एज सच रहते हैं जैसे कि जिस फॉर्म में इनको एनवायरनमेंट में ऐड किया जाता है. सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? इनको एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं तो क्या होंगे, दीज आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शंस अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स. ये एनवायरनमेंट में अप्लाई किए जाएंगे तो फिर क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ये क्या कर लेते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं और एक नए तरह का सब्सटेंस बना लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिससे कि जनरली पान कहा जाता है, PAN, इज फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स. तो जो एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन है, ये आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक नए तरह का सब्सटेंस बना लेते हैं, जिससे क्या कहा जाता है, परऑक्सी एसिटाइल. ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी जा सकता है. जैसे पान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, पान. तो ये किस कैटेगरी में आता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी कि नेचर में किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट रहते हैं. तो पॉल्यूटेंट की सेकंड कैटेगरी क्या आ गई, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. तो इसमें दो टाइप से हमने इसको डिवाइड किया है, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स. क्वांटिटेटिव मीन्स क्या होता है, दीज अकर इन नेचर एंड बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल. ये नेचर में क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं,
एग्जिस्ट, जिनके कारण क्या है, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसीलिए इनका एग्जिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन ये पॉल्यूटेंट कब बन जाते हैं, जबकि इनका क्या हो जाता है, एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाता है इनका कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में, तो ये क्या बन जाते हैं, पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। ऐसे ही क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, दीज डू नॉट अकर इन नेचर एंड आर ह्यूमन मेड। ये क्या है, ह्यूमन मेड है, इनको क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। जैसे फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डीडीटी, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड है, तो ये क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। यानी कि जो एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं थे, जिनको कि ह्यूमन ने क्रिएट किया है, तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल आप सभी समझते हैं, जैसे दो कैटेगरी होती हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन, जैसे कि सीवेज है। माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा नेचर में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इकोलॉजी में आपने पहले भी पढ़ी है, फूड चेन में डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसी तरह से जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा डिग्रेड नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये सब आप जानते हैं, जैसे प्लास्टिक है, ग्लासेस है, डीडीटी है, साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स हैं। इनको जिस फॉर्म में हम एनवायरनमेंट में डालते हैं, ये उसी फॉर्म में कई कई सालों तक पड़े रहते हैं, तो कभी भी ये क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं हो पाते। इसीलिए ये क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। अब उत्पत्ति कैसे है, एक तो होती है बाय नेचुरल, नेचर में वो पहले से है, और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या हो गया, मानव निर्मित। तो एक कैटेगरी हो गई नेचुरल, एक कैटेगरी हो गई एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो पहले से एनवायरनमेंट में मौजूद है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और दूसरे हो गए मानव निर्मित पॉल्यूटेंट। तो ये दूसरी कैटेगरी पॉल्यूटेंट की हो गई। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, जिसमें कि दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड गैसियस पॉल्यूटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट क्या होते हैं और गैसियस पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, इनको यहाँ पे लिस्ट अप किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं, उनमें इंपॉर्टेंट है लेड, फ्लाई ऐश, मेटेलिक ऑक्साइड्स और नैनो पार्टिकल्स। और जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं, उनमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एस्बेस्टस एंड बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। इनको हम एक एक करके अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स सस्पेंशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्लोटिंग इन द एयर और एटमॉस्फेयर रिफर्स टू एज पार्टिकुलेट पॉल्यूशन। तो ऐसे पार्टिकल्स सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं, जो कि क्या है, माइक्रोस्कोपिक है और ड्रॉपलेट के फॉर्म में फ्लोटिंग है एयर या एटमॉस्फेयर में, जो कि हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। इनको और भी क्या नाम कहे जाते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कहा जाता है, पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है, या फिर पीएम। पीएम मीन्स पार्टिकुलेट मैटर, ये इसका जनरल नेम है। तो इस तरह से इनको पार्टिकुलेट मैटर्स क्या क्या होते हैं, जो कि क्या है, नेकेड आइज से हमको दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं, और ये एयर में मौजूद होते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, फ्लोटिंग फॉर्म में। द सोर्स ऑफ द पार्टिकल कैन बी आइदर बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। तो ये जो पीएम है, इनके सोर्स क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.001 टू 500 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इनका साइज क्या होता है, 0.001 से 500 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो ये क्या है, एक
माइक्रोस्कोपिक अमाउंट है, डायमीटर है, जिसको कि नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में इनको रखा गया है, जो पार्टिकुलेट मैटर है। डिवीज़न ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, अभी मैंने आपको इसका साइज़ डिस्कस किया था, तो इसी साइज़ के बेस पर इसको क्या किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हैवी पार्टिकुलेट मैटर्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स एंड नैनो पार्टिकुलेट मैटर्स। तो जो 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के पार्टिकल होते हैं, इनको हैवी पार्टिकुलेट मैटर्स कहा जाता है। और ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ समय के बाद। और जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये क्या होते हैं, लेस देन 10 माइक्रोमीटर साइज इनका होता है। फ्लोट्स एंड मूव्स फ्रीली विथ एयर करेंट्स, फ्लोट्स मूव एंड मूव्स फ्रीली विथ एयर करेंट्स। ये सबसे हैज़ार्डस होते हैं, क्योंकि ये हवा में तैरते रहते हैं और हमारे जो ब्रीदिंग है उसके द्वारा क्या हो जाता है, ये हमारे लंग्स में इनटेक हो जाते हैं। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकुलेट मैटर। दीज आर मोस्ट हैज़ार्डस, क्योंकि इनका साइज क्या है, लेस देन 0.02 माइक्रोमीटर। इट मीन्स कि नैनो इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हैज़ार्डस होते हैं। ये अगर हमारी ब्रीदिंग के द्वारा हमारे लंग्स में चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसको कि ट्रीटमेंट करना भी बहुत ईजी नहीं होता। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हम देखते हैं। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कैन डू वास्ट डैमेज टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्रीदिंग के द्वारा ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे डैमेज कॉज करते हैं। PM 2.5 पार्टिकल्स, 2.5 माइक्रोमीटर जिनका साइज है, वो आर डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो CPCB है उसके द्वारा 2.5 पार्टिकल्स जो हैं PM है, उनको क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में रखा गया है। दे आर सो टाइनी दैट दे कैन बी डिटेक्टेड ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। These fine particulates can be inhaled deep into the lung and can cause breathing and respiratory problems, irritation, inflammations and pneumoconiosis। निमेटोनियोसिस क्या है, एक ऐसी डिजीज़ है जो कि लंग्स में कॉज होती है और डस्ट को इनहेल करने के कारण हो जाती है। अधिकतर ये डिजीज़ फैक्ट्रियों के आसपास काम करने वाले जो थर्मल फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ कोल का कंबस्टन होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। ये जो 2.5 PM के डस्ट पार्टिकल्स है, ये डस्ट पार्टिकल वहाँ पे एयर में मौजूद रहते हैं, तो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्या हो जाती है, इस तरह की डिजीज़ कॉज हो जाती हैं। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशंस, कफिंग एंड फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस भी एक डिजीज है जिसमें कि क्या हो जाता है, फाइब्रस टिश्यूज़ का एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है। तो ये भी क्या होती है, इन्हीं 2.5 PM के द्वारा ही डिजीज़ कॉज होती है। अगला इसकी कैटेगरी में जो मैंने आपको बताया पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है, इसमें लेड था, फ्लाई ऐश था, मेटेलिक ऑक्साइड्स था और नैनो पार्टिकल्स था। तो इसमें सबसे पहले हम लेड को डिस्कस करते हैं। लेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैज़ार्डस हैवी मेटल्स। ये सभी आप लोग जानते हैं कि लेड क्या है, एक हैवी मेटल है जो कि क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस होता है। लेड कैन कॉज सीरियस डैमेजेस टू द ह्यूमन बॉडी लाइक नर्वस सिस्टम डैमेज, डाइजेस्टिव इश्यूज़, किडनी डैमेज एंड इम्पैक्ट्स ऑन इंटेलिजेंस। तो इसका क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि क्या होगा, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका इफेक्ट पड़ता है, किडनी फेलियर हो जाता है और कभी कभी क्या होता है, इंटेलिजेंस पे भी क्या पड़ जाता है, बुद्धि पे, कहते हैं बुद्धि पे इसका प्रभाव पड़ जाता है। हेंस लेड वाज बेंड एज अ एडिटिव टू फ्यूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो लेड को क्या किया गया है, पहले जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें लेड का अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या किए गए हैं, अब गवर्नमेंट की द्वारा बैन कर दिया गया है। तो लेड का जो अमाउंट होगा वो फ्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लेड मिक्सड विद वाटर एंड फूड कैन क्रिएट क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग। इट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एज इट लोअर इंटेलिजेंस। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो चिल्ड्रंस पे इसका क्या होता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, जिससे कि क्या होती है, उनकी इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश।
Ash is produced whenever combustion of solid material takes place. एश आप लोग जानते हैं राख जो होता है, जब कभी भी हम सॉलिड मटेरियल को क्या करते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो उससे क्या होती है, ऐश प्रोड्यूस होती है। और जो ऐश के पार्टिकल होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा से उड़कर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जाते हैं, जो कि बाद में क्या करते हैं, ह्यूमन बींग के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। दे आर वेरी फाइन पाउडर एंड टेंड टू ट्रेवल फार इन द एयर। तो ये क्या होता है, इतना फाइन पाउडर होता है जो कि हवा में क्या कर सकता है, बहुत दूर तक फैल सकता है। द ऐश विच डज नॉट राइज इन टर्म एज बॉटम ऐश। जो ऐश उड़ नहीं पाती है उसको क्या कहा जाता है, बॉटम ऐश कहा जाता है। और जो उड़ जाती है उससे क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश कहते हैं। जो फ्लाई ऐश होती है वो एनवायरनमेंट के लिए हैजार्डस होती है। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कैन डू वास्ट डैमेज टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये गैसियस पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। अभी तक हमने पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में देखा था लेड और फ्लाई ऐश को। इसी तरह से मेटेलिक ऑक्साइड्स और नैनो पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस होते हैं। ये भी एयर पॉल्यूशन कॉज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है इसमें गैसियस पॉल्यूटेंट। गैसियस पॉल्यूटेंट में पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, हाईली टॉक्सिक होती है और ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके सोर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंटरनल कंबस्टन इंजन्स ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन एंड अदर सोर्सेज आर वॉल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, इससे डेथ तक भी कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर देन एयर है और ये भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके सोर्सेज हैं, इट इज़ रिजल्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। तो क्या है, ये ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होने वाली एक गैस है। जैसे कि क्या करते हैं, कोल का कंबस्टन करते हैं, ऑयल है, नेचुरल गैसेस है, इनको बर्न करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अदर सोर्सेज इसके वॉल्केनोज हैं और फॉरेस्ट फायर्स हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, CO2 इज एन एस्फाइजेंट गैस। इससे क्या होता है, एस्फाइक्सिया होता है, एक कंडीशन है जब क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, डिप्रूव्ड ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जो कि क्या होती है, अनकॉन्शियसनेस कॉज करती है या फिर कभी कभी डेथ भी कॉज करती है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट गैसेज। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज इनको कहा जाता है। ओजोन, जिसके बारे में आप सभी जानते हो, ओजोन कहाँ पे पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन क्या करती है, हमारी अर्थ के लिए एक कवर का काम करती है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये क्या करती हैं, उस ओजोन गैस को, उस जो अर्थ का कवर है उसे क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, डिप्लीट कर देती हैं। इनके सोर्स हैं, दीज गैसेज आर प्राइमरीली रिलीज्ड मेनली फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एंड रेफ्रिजरेशंस। जो हमारे घरों में AC लगे हैं या रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनसे निकलने वाली ये बहुत ही ज़्यादा हजार्डस गैस है, जो कि एनवायरनमेंट में क्या करती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है। नेक्स्ट ओजोन। ओजोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस कब कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ओजोन जो है वो अर्थ के कौन से लेयर पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। यही ओजोन अगर अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है तो ये क्या करती है, बैड इम्पैक्ट देती है, इसको ग्रीन हाउस गैस की तरह ये काम करने लगती है। और इसका सोर्स क्या है, इट्स प्रोड्यूस ड्यू टू इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। इट ऑल्सो अकर्स नेचुरली इन अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर। नेचुरली कहाँ पे मौजूद है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। और जो इसका सोर्स है वो क्या है, इंडस्ट्री या व्हीकल्स इसके सोर्स हैं। ये क्या होती है, हाईली टॉक्सिक होती है, कॉजेज वाटरी एंड ईची आइज। आइज पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इससे क्या होता है, आँखों में जिस एलर्जी हो जाती है या वाटरी इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस है ये, और इसके सोर्स हैं मोस्टली क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। और जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, उन इंडस्ट्री से क्या होता है, SO2 का प्रोडक्शन होता है। तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये भी क्या करती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करती है, प्रीमेच्योर डेथ एंड डेथ ऑफ सर्टेन नर्वस व्हेन इनहेल्ड। जब ये अगर इनहेल हो जाती है ब्रीथिंग में, ब्रीथ के द्वारा, तो क्या कर सकती है, ये सडन डेथ भी कॉज कर सकती है। तो SO2 भी क्या है, एक हार्मफुल गैस है, जिसका कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है और ये क्या करती है, एयर पॉल्यूशन कॉज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसका जो SO2 है उसका एक और हार्मफुल इफ़ेक्ट आप सभी जानते हैं, जो हमारा ताजमहल है उस पर भी क्या है, इसी गैस का इफेक्ट पड़ रहा है। एसिड रेन कॉज होती है सल्फ्यूरिक एसिड से। ये जब क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है तो फिर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉज हो जाता, क्रिएट होता है, जिससे कि क्या होती है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जैसे ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो उस पर क्या हो जाता है, एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है जिससे कि ईजीली क्या कर सकता है, रिमूव भी नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, SO2 जो है वो हार्मफुल इफेक्ट इस तरह से एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रही है। केवल एयर पे ही एयर पॉल्यूशन ही नहीं कर रहा है, बल्कि बाकी और भी चीज़ों को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are a large group of carbon based chemicals that easily evaporate at room temperature। ये क्या होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये आइस पे इरिटेशन कॉज करते हैं, स्किन, नोज या थ्रोट पे एलर्जी कॉज करते हैं। तो ये इस तरह से हमने क्या देखा, जो हमारे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट थे और गैसियस पॉल्यूटेंट थे, इनको हमने स्टडी किया, एक एक करके इनके इम्पैक्ट देखे, इनके सोर्सेज देखे, तो किस किस तरह से ये एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं या एयर को पॉल्यूट करते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, जिससे कि CPCB द्वारा क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं जिन पर कि ये काम करता है, जिनमें मेन है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, उनमें मेन है टू एसर्टेन द कॉम्प्लियंस ऑफ NAAQS। NAAQS क्या है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडेक्स है। To determine the status and train of ambient air quality, to identify non-attainment sites। non-attainment sites क्या होती हैं, जिनके लिए एक पर्टिकुलर एक लिमिट दी गई है कि वो क्या करें, 2.5 जो PM है उस पॉल्यूशन को क्या करें, कंट्रोल करें। तो ऐसे साइट्स जो कि नहीं इसको कर पा रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्ट है। टू अंडरस्टैंड द नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इन एटमॉस्फेयर एंड टू अंडरटेक प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। तो ये क्या थे, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स थे जिन पर ये काम कर रहा है, जिसके द्वारा क्या हो सके एंड जो एयर पॉल्यूशन है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो आज के लेक्चर में हमने पॉल्यूशन को समझा, एयर पॉल्यूशन को समझा, उसके कॉजेज़ को जाना, उसके जो क्लासिफिकेशन है, जो पॉल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उसको समझा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो एयर पॉल्यूशन के बारे में समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।